हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम डब्ल्यू में। तो आज हमारी एमसीक्यू की क्लास नंबर 6 है। ठीक है, अभी तक हमने क्लास 5 में इंपोर्ट के क्वेश्चंस देखे। आज भी हम इंपोर्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, A1 होते हैं। ऐसे नहीं कि बस कोई एक पॉइंट पकड़ लिया और उसके बारे में 4-5 क्वेश्चंस बना दिए, नहीं। एक ही सिंगल क्वेश्चन होता है, उसके इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर आउट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, और मैं उसका एक्सप्लेनेशन तुरंत ही कर देती हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से ये क्लास जो देखनी है 10 मिनट होती है, ज़्यादा 10 मिनट, मैक्स 15 मिनट। ठीक है, उससे लंबी मैं क्लास करती नहीं हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, फसाई रोल फंक्शंस एंड इनिशिएटिव और जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये जो बुक है ये हेल्पफुल है TO, CFSO, असिस्टेंट मैनेजर IT, असिस्टेंट मैनेजर, हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 एंड IT असिस्टेंट। ठीक है, इन सब के लिए है। और इनमें सबसे ज़्यादा किस्मत वाले मुझे लगते हैं असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि इनको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है, इनको सिर्फ ये बुक पढ़नी है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन जो TO, CFSO है, IT असिस्टेंट है, असिस्टेंट मैनेजर IT है, इन लोगों को ना एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं, माने इनका सिलेबस थोड़ा बड़ा रखा हुआ है। तो और असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, इनका ऐसा है कि सिलेबस इतना ही है, छोटू सा सिलेबस दे रखा है आपको फसाई का, और ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स के लिए है। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए? 100 मार्क्स के लिए। और आपके 100 मार्क्स पक्के करने की गारंटी एम रेलवे लेता है, अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ोगे और एग्ज़ाम तक लाइक 4 से 5 रिवीजन आपके हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा, फिर भी आप इसके 4 से 5 रिवीजन कर सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने इसको इलस्ट्रेट किया है, कलरफुल फॉर्मेट में लिखा है, ऐसे नहीं कि बस कुछ टाइप कर दिया एंड समथिंग। बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। आप अगर इसको देखोगे तो आपको खुद खुद को ही ऐसे पढ़ने की इच्छा होगी। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, सेकेंडली आपने डेली टारगेट रखना है कि आप इसके 30 पेजेस पढ़ोगे। ठीक है, 30 पेजेस पढ़ोगे, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो जैसे 30 पेजेस ख़त्म होते हैं आपको लगेगा और थोड़ा पढ़ लूँ, और थोड़ा पढ़ लूँ। जैसे इंपोर्ट का ख़त्म कर दिया चैप्टर कि तुरंत आप क्या करना कि किसी भी टेस्ट सीरीज़ के MCQs लगा देना, किसी भी टेस्ट सीरीज़ के। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। पेज नंबर 12 पे है आज के MCQs या। चलो, तो इम्पोर्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग शॉप्स आर नॉट अंडर द स्कोप ऑफ फसाई। कौन से ऐसे शॉप्स होते हैं जो फसाई के अंडर नहीं आते हैं? ठीक है, तो वो शॉप होते हैं ड्यूटी फ्री शॉप्स एट एयरपोर्ट। जो एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री शॉप्स होते हैं वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अंदर नहीं होते हैं। वहाँ पे देखो कुछ ऐसे होता है ना कि लॉज जो है अलग अलग देशों के चलते हैं, कि इंटरनेशनल समझो कि भाई वहाँ पे लाइक इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर फसाई का कुछ रोल हो सकता है या फिर फसाई का पूरा उसके ऊपर कंट्रोल होगा, नहीं। तो ड्यूटी फ्री शॉप्स जो होते हैं वो फसाई के अंडर नहीं होते हैं, और ये पॉइंट मैंने लिखा कर दिया है, नो नीड टू राइट इट डाउन, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, विच फॉर्म इज सबमिटेड बाय एन इम्पोर्टर फॉर फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, विच इज़ फॉर पर्सनल यूज़। तो देखो कुछ कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं, कुछ कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्ट किए जाते हैं, इंडिया में लाए जाते हैं, उसके लिए एज सच आपको जो है एनओसी का इंतज़ार नहीं करते बैठना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑथराइज ऑफिसर कुछ कहेगा, फिर ऑथराइज ऑफिसर इंस्पेक्शन करेगा एंड देन टेस्टिंग के लिए जाएगी चीज़ और फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और वो डिक्लेरेशन के लिए अलग अलग फॉर्म जो है फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऐसे नहीं कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में, नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्मेट, एक टेम्पलेट इज़ द राइट वर्ड, एक टेम्पलेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, और फिर उस हिसाब से आपको वो फॉर्म बनाना है। जैसे अगर आप जैसे आप क्या करते हो कि AWS से कोई, ठीक है, तो उन्होंने उनका फॉर्म बना दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फॉर्मेट अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग फॉर्मेट होता है, उसी तरह से इसका फॉर्मेट जो है फिक्स है। तो देखो पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप कुछ फूड प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 7।
ठीक है, कौन सा, फॉर्म नंबर 7। अच्छा मैम फिर फॉर्म नंबर 9 किस लिए यूज़ किया जाता है? तो फॉर्म नंबर 9 जो फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो फूड प्रोडक्ट्स आप मंगा रहे हो, जो इम्पोर्ट कर रहे हो, वो फूड प्रोडक्ट्स आप इसलिए मंगा रहे हो कि आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकें, ठीक है, इसलिए आप वहाँ जो है इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में वो फूड प्रोडक्ट्स कि आप उसके ऊपर रिसर्च कर सके, R&D के लिए होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा फॉर्म नंबर 10 इज़ यूज फॉर, देखो फॉर्म नंबर 10 जो होता है ये एक तरह से ट्रेड फेयर के लिए होता है, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो मेला जो होता है, मेला जो लगता है वहाँ पे आप फूड प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो, एक तरह से जो यहाँ के लोग होंगे, जैसे हाँ कल मैंने बताया था किमची के बारे में, तो किमची एक कोरियन अचार है, ठीक है, वो जो पत्ता गोभी होती है ना हमारी, तो उसका अचार बनाया जाता है किमची। तो आप देखो किमची एक तो आप पर्सनल यूज़ के लिए भी उसे मंगा सकते हो फॉर्म नंबर 7 भर के, या फिर आप इसका फॉर्म नंबर 10 भर के भी मंगा सकते हो। अब ऐसा कैसे फॉर्म नंबर 10 और 7 कोई भी फिल कर सकते हो? देखो फॉर्म नंबर 10 आप कब फिल करोगे कि कोई मेला है, ठीक है, कोई एक मेला है आपके लाइक फूड मेला कहो, ठीक है, फूड मेला, तो आपके आसपास है, आपके डिस्ट्रिक्ट में वगैरह है, और आप वहाँ पे एज अ एक्सपोर्टर काम करना चाहते हो, या फिर आप वहाँ पे एक बिजनेस करना चाहते हो, फूड बिजनेस करना चाहते हो, तो आपने क्या किया कि किमची ऑर्डर की कोरिया से, ठीक है, साउथ कोरिया से किमची ऑर्डर की, इंपोर्ट की। अब आप चाहते हो कि ये किमची जो है वहाँ की जनता पब्लिक टेस्ट करे, बताएं उनको कैसा लग रहा है, और अगर उनको अच्छा लगता है तो वो ऑर्डर करें, ठीक है, तो ये आप बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से भी इसे देख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 10 आप उसलिए भर सकते हो, ठीक है, ट्रेड के लिए, लाइक ट्रेड मेल सॉरी फूड मेलाज वगैरह जो होता है टेस्टिंग के लिए स्पेशली फॉर्म नंबर 10 होता है, पर्सनल यूज़ के लिए फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 9 इज़ फॉर R&D पर्पस, ठीक है, हो गई ये बात। अब फॉर्म नंबर 11 इज यूज फॉर, ठीक है, फॉर्म नंबर 8 भी होता है, उसका मैंने क्वेश्चन एक्चुअली ऐड किया है इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। तो फॉर्म नंबर 11 किस लिए यूज़ होता है? फॉर्म नंबर 11 यूज़ होता है जो फूड प्रोडक्ट्स है वो मंगाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं फॉर स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट्स में जो फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं वहाँ पर भी काइंड ऑफ बिजनेस ही समझो इसको अभी, ठीक है। तो जो फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट जो होता है, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे लाइक ओलंपिक्स वगैरह है, या फिर छोटे छोटे भी यूथ ओलंपिक्स है, तो वहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स मंगाए जाते हैं, एक तरह से टेस्टिंग होती है, और उसके लिए फॉर्म नंबर आपको 11 भरना पड़ता है, ठीक है, ये होगी बातें। तो ये सारे फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, और मैंने इसको एकदम से फॉर्म दे रखे हैं आपके इसमें नोट्स में, फॉर्म दे रखे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आपकी तुरंत नज़र जो जाएगी वो इमेज पर जाएगी, और ये इमेज की जो आपका जो मेमोरी रहेगा वो ज़्यादा देर तक आप रिटेन कर पाओगे, ज़्यादा देर तक माने कितनी देर तक, तो 1-1.5 महीने तक आप वो रिटेन कर पाओगे आपकी एग्ज़ाम होने तक। दैट्स वाई आई प्रोवाइडेड डायरेक्टली द फॉर्म्स, ओके। नेक्स्ट फीरा क्या है, फुल फॉर्म ऑफ फीरा, तो देखो फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, इसका फुल फॉर्म है फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट। अब ये किस लिए होता है फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट? देखो ये क्या होता है कि नॉन कंप्लायंस, अब नॉन कंप्लायंस मानी अनुपालन ना करना, ठीक है, अनुपालन ना करना, लॉज को फॉलो ना करना, जब ऐसी दिक्कत होती है तो फीरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है फसाई के द्वारा, एक सिस्टम डेवलप किया गया है फसाई के द्वारा, जिसमें आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करोगे, अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो या फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हो, मंगाना इज़ द रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी, फूड प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, अगर आप हमारे कंप्लायंस के हिसाब से, हमारे लॉज के हिसाब से नहीं चलोगे, कौन कहता है? ये फसाई कहता है। और ये लॉज वगैरह आपको कहाँ पता चलेंगे? यहाँ पे फूड इंपोर्ट रिजेक्शन जो रिजेक्शन अलर्ट जो है, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट जो सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये इनके रिक्वायरमेंट्स है, अगर ये रिक्वायरमेंट आप नहीं फुलफिल कर रहे हो तो आपका फूड प्रोडक्ट जो भी आपने इंपोर्ट किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली इंपोर्टर के लिए, सिंपली ये होता है इंपोर्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर इम्पोर्टेड इन्फेंट न्यूट्रिशन फूड लैब टेस्टिंग फीस इज़, तो देखो अच्छा वन मोर थिंग, अच्छा मुझे एक बात याद आ गई यहाँ पे फॉर्म नंबर से, रिसेंटली लाइक कुछ 2-3 दिन पहले ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी द हिंदू, तो उसमें मैंने स्टेट न्यूज़ पढ़ ली, ऐसे ही मैं पढ़ती नहीं नॉर्मली, बट मैंने स्टेट न्यूज़ पढ़ ली,
तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि कुछ इम्पोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, लेकिन उसमें जो अथोराइज ऑफिसर है उन्हें लगा कि वो जो फूड है, ठीक है, वो जो फूड है वो कॉन्टामिनेटेड है, वो रिस्की है, सिंपली, हाँ ये सही वर्ड है, रिस्क बहुत ज़्यादा था उसके अंदर। तो वो फूड जो है, आप ऑथराइज ऑफिसर को पूरा पूरा हक होता है कि उस फूड को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, उस फूड को ख़त्म कर दिया जाए। और डिस्ट्रक्ट करने के लिए भी एक प्रोसीजर होती है, बहुत लंबी प्रोसीजर लिखी हुई थी उसमें, आज से उतना याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि इसके लिए जो है ऑथराइज ऑफिसर को एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फॉर्म नंबर 5। कौन सा? फॉर्म नंबर 5। प्लीज़ जिन लोगों ने बुक परचेस की है और जिन लोगों ने बुक परचेस नहीं की है उन सबको मैं कहना चाहूँगी ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया है और द हिंदू जैसे बड़े से न्यूज़पेपर में पढ़ लिया है, तो मुझे स्लाइटली आई एम डाउटिंग अबाउट इट कि भाई क्यों एक क्वेश्चन छोड़ दूँ, 4 मार्क्स का क्यों क्वेश्चन छोड़ दूँ। मैं चाहती तो ये बता भी नहीं बताती तो भी आज सच कुछ मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट मुझे सुकून नहीं मिलता दिल में जब तक मैं ये बताऊंगी नहीं। तो फॉर्म नंबर 5 भरना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म नंबर 5 अगर आप फिल करोगे तो आप डिस्ट्रक्ट कर पाओगे और ये ऑथराइज ऑफिसर का ही काम होता है, ठीक है। तो फॉर्म से याद आया मुझे। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फॉर इम्पोर्टेड इन्फेंट न्यूट्रिशन फूड, ठीक है, लैब टेस्टिंग फीस कितनी होती है? तो देखो इसकी लैब टेस्टिंग फीस होती है 12,000। सिर्फ इसकी नहीं, इन्फेंट जो मिल्क होता है, ठीक है, छोटे बच्चों का जो मिल्क होता है वो जो आप मंगा रहे हो उसके लिए भी 12,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं कि उसकी टेस्टिंग हो। ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर अगर आप मंगा रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी, पैकेज वाटर उसके लिए भी, ठीक है। तो ये 12,000 रुपीज़ की फ़ीस होती है। मैंने एक पूरी लिस्ट दे रखी है आप लोगों को, वो पढ़ लेना। और अदर देन दैट 5,000 रुपये जो भी बाकी की जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए 5,000 रुपये ऐसी फ़ीस रखी होती है। तो प्लीज़ वो अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एंड वन मोर थिंग, विजुअल इंस्पेक्शन जो होता है, ये अब क्योंकि मैंने वो न्यूज़ में ही पढ़ रखा है तो अभी ग्लिम्सेस याद आ रही है। विजुअल इंस्पेक्शन जो होता है बच्चों, जब ऑथराइज ऑफिसर सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन करता है, आपका सैंपल लेता है, माने कंसाइनमेंट जो भी आ रखा है उसमें से सैंपल उठाया और या फिर उसका पूरा विजुअल इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है, कि लेबलिंग सही है नहीं, या ये सही है नहीं, वो सही है नहीं, बस विजुअल इंस्पेक्शन कर रहा है, तो इसके लिए कितनी फ़ीस होती है? इसके लिए भी फ़ीस होती है, ठीक है। मुझे कल ही पता चला, वेबसाइट पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था, बट न्यूज़पेपर में था, दैट्स वाई। तो देखो उसके लिए फ़ीस होती है 2,000 रुपये। कितनी? 2,000 रुपये उसके लिए फ़ीस होती है। अब इससे क्वेश्चन बनेगा या नहीं, आई डोंट नो, लाइक फॉर श्योर आई एम एक्सट्रीमली लाइक मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसके लिए क्वेश्चन बनेगा या नहीं, बट मुझे अभी याद आ रहे हैं, ग्लिम्सेस याद आ रहे हैं उस क्वेश्चन उस न्यूज़ से रिलेटेड, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स आपके, ठीक है। शेल्फ लाइफ, ओके, शेल्फ लाइफ रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्टेड फूड। तो ये हमने कल भी बात कर ली थी कि जो शेल्फ लाइफ होती है वो क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है वगैरह वगैरह। तो देखो शेल्फ लाइफ जो होती है नॉट लेस दैन 60%, ठीक है। अगर 60% से नीचे आ रही है तो वो फूड इंपोर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म नंबर 8 इज़ रिक्वायर्ड। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने फॉर्म नंबर 8 का क्वेश्चन रखा है, तो फॉर्म नंबर 8 जो है ये फॉर्म फिल करना होता है आप लोगों को जब आपका फूड जो इम्पोर्ट है, ठीक है, जो फूड इम्पोर्ट कंसाइनमेंट है वो आप री एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हो। माने कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ मटेरियल मंगाना होता है, इंपोर्ट करना होता है, और वो जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो दवाइयाँ हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चर हो रही है, बट वो दवाइयाँ यहाँ पे यूज़ करने के लिए नहीं है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं है वो चीज़ें। डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो फूड प्रोडक्ट नहीं है, समझ रहे हो? कुछ भी हो सकता है इसमें। तो आप क्या कर रहे हो कि कुछ चीज़ें मंगा रहे हो, ठीक है। अगर सपोज़ कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई एक स्पेशल डिश बनानी है आपको, ठीक है, और उस डिश में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो आप इंपोर्ट ही कर पाओगे, आप इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है। एंड सेकेंडली वो डिश जो है वो इंडियन लोगों के लिए भी नहीं है, आप इस डिश को भी क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे। तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 8, ठीक है, फॉर्म
8। तो सारे फॉर्म्स लिखा कर दे चुकी हूँ मैं इमेजेस के फॉर्मेट में, तो अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच लैबोरेटरी द सैम्पल इज सेंट फॉर रीटेस्ट। तो देखो रीटेस्ट कब होता है, जब इम्पोर्टर खुश ना हो कि ऑथराइज ऑफिसर ने क्या किया, इसको एनओसी नहीं प्रोवाइड की, उसने रिजेक्ट कर दिया उसका फूड कंसाइनमेंट। तो इम्पोर्टर को पूरा पूरा हक होता है कि जो ऑथराइज ऑफिसर के पास सेकंड सैंपल जो पड़ा हुआ है वो सैंपल लेकर वो कहे कि इसका आप टेस्टिंग करो फिर से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मैनुअल एरर हो सकता है, टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, और इंपोर्ट करना आज सच इतनी आसान बात नहीं होती है, ठीक है। इंपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेते हैं इंपोर्टर। वो क्या करते हैं कि सेकंड जो सैंपल आपके पास पड़ा हुआ है ऑथराइज ऑफिसर को ही कहते हैं कि आप प्लीज़ इसे रीसेंड कीजिए, रीसेंड कहाँ सॉरी रीटेस्ट कीजिए। और इसे कहाँ पे सेंड करते हैं, सबसे पहले तो देखो फर्स्ट सैंपल जो होता है वो प्राइमरी लैबोरेटरी में टेस्ट होता है, ठीक है। अगर अनसेफ हो तो फिर वो रिजेक्ट होता है, और फिर रिजेक्ट होने के बाद रीटेस्ट के लिए वो जाता है आपके रेफरल लैबोरेटरी में, ठीक है, रेफरल लैबोरेटरी में जाता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, द इम्पोर्टर गेट रिफंड ऑफ द फी इफ सैम्पल इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द कंसाइनमेंट फॉर टेस्टिंग। तो जो इम्पोर्टर होता है उसको क्या रिफंड मिलता है, ठीक है। डज ही गेट रिफंड इफ हिज कंसाइनमेंट इज नॉट टेस्टेड। जी हाँ, उसको रिफंड मिल जाता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपको पहले पैसे दे देने पड़ते हैं। इंपोर्ट जब होता है तो टेस्टिंग वगैरह के लिए पहले ही फॉर्म फिलअप कर देना होता है और पैसे दे देने होते हैं, सब कुछ पहले माने सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो ऑटोमेटिक चीज़ें होती है वो सारी, आपको पर्सनली ऑफिस में जाना नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कुछ चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। तो आपको जाना नहीं होता है, आपको फॉर्म फिलअप वगैरह करना है, पैसे दे देना होता है। अगर आपके फूड कंसाइनमेंट को हाथ भी नहीं लगाया गया, ठीक है, टेस्ट ही नहीं हुआ है, तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। तो ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन था। तो जी हाँ, ऐसे आपको ना स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई एक स्टेटमेंट ये दे दिया, दूसरा स्टेटमेंट कोई और दे दिया, और कहेंगे कि दोनों भी स्टेटमेंट सही है या नहीं, या फिर कोई एक स्टेटमेंट सही है नहीं। तो इतना डीप में आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। तो देखो स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। तो ये एक सिस्टम है, एक फसाई के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं ये सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर व्हाट, फॉर इम्पोर्टर, ठीक है। इम्पोर्टर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप जो है वो लाइसेंस क्लियरेंस के लिए, सॉरी नॉट लाइसेंस, आप इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इंपोर्टर के लिए होता है, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, कस्टम जो एजेंट होते हैं उनके लिए होता है ये, ठीक है। स्विफ्ट, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। तो इंपोर्ट लाइसेंस की वैलिडिटी, कल ही बात की थी हमने इसके बारे में, तो ये होती है 1 साल से लेके 5 साल तक, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्स इज 5 ईयर। ओके, कल की क्लास में एक्चुअली कमेंट सेक्शन के नीचे बहुत ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम आप 6 जो ऑफिस है ऐसे कैसे बता रहे हो, 4 ऑफिस है। नहीं बाबा, आप फसाई के ऑफिस क्यों यहाँ पे जोड़ रहे हो, ये उसकी बात नहीं हो रही है, ये फसाई के अंडर ही इंपोर्ट ऑफिसेस है। कौन से ऑफिस है ये, इंपोर्ट के लिए ऑफिसेस है स्पेशली, ठीक है, जो इंडिया के 22 पॉइंट्स कवर करते हैं, ठीक है। ये ऑथोराइज ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे, ये भी याद रखना है आपको, एओ होते हैं, ऑथोराइज ऑफिसर होते हैं यहाँ पे। और ये 6 है, कौन से, जैसे दिल्ली हो गया आपका, ठीक है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया आपका, कोलकाता हो गया, चेन्नई, कोचीन एंड टुट्टीकोरिन। तो प्लीज़ अपना ना थोड़ा सा होमवर्क सही से कीजिए, एक तो अच्छे लोगों को फॉलो करो, ठीक है, सिंगल सोर्स को फॉलो करो, या फिर आप खुद से इतनी अच्छे से पढ़ाई करो कि किसी तरह का आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे अभी देखो, जैसे मैंने न्यूज़ पढ़ा तो आज सच मुझे ज़रूरी नहीं था कि फॉर्म नंबर 5 के बारे में बात हो यहाँ पे, या फिर 2000 रुपये विजुअल इंस्पेक्शन की बात हो, मैं चाहती तो नहीं बताती, ठीक है, बट
मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो बहुत दिल लगा के पढ़ती हूँ, दैट्स वाई मेरे दिमाग में वो रिटेन रहती है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो ऐसे हाफा हज़ार मत पढ़ो, ठीक है, कि भाई चार चार नहीं बताया मैम ने, 6 ऑफिसेज बताए, पहले सुन तो लो कि मैम ने क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, मैंने रीजनल ऑफिसेज फॉर इम्पोर्ट का है, ठीक, इम्पोर्ट के लिए कहा है क्योंकि इम्पोर्ट के ही क्वेश्चन चल रहे थे, तो इतना तो कॉमन सेंस बनता है। ठीक है, तो अपना होमवर्क सही से किया करो और उसी के बाद क्वेश्चन आंसर के लिए आया करो, अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप वाचिंग, थैंक यू।